जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शानदार किले, आलीशान महल, शूरवीरों के कहानियां, यही सब है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस धरती की असली कहानी इन महलों की नींव रखे जाने से भी लाखों साल पहले शुरू होती है। एक ऐसे समय में जब इंसानियत खुद एक बच्चा थी और पत्थरों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार मानती थी। आज हमारे पास एक श्रोता के भेजे हुए कुछ स्रोत हैं जो हमें राजस्थान के इसी प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के गहरे सफर पर ले जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के पहले निवासियों ने पत्थर से धातु तक का सफर तय किया। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सफर एक तरह की जासूसी कहानी जैसा है, बिल्कुल। क्योंकि इस युग की कोई लिखी हुई किताबें तो है नहीं। हमारे पास सुराग हैं, जमीन से निकले पत्थर के औजार, मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन और गुफाओं की दीवारों पर बनी धुंधली तस्वीरें। यही सुराग हमें बताते हैं कि वो लोग कैसे जीते थे, क्या सोचते थे और कैसे उन्होंने धीरे धीरे तरक्की की। आज हम इन्हीं सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत दिलचस्प। तो हम शुरुआत करेंगे पाषाण काल यानी स्टोन एज से। उसके तीनों पड़ावों को समझेंगे, पूर्व, मध्य और नवपाषाण काल। और फिर देखेंगे कि कैसे धातु मतलब तांबे और लोहे की खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। पूर्व पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज। स्रोत बताते हैं कि यह दौर कोई 10-20 हजार साल नहीं बल्कि लगभग 6 लाख साल पहले शुरू हुआ था। यह सोचना भी मुश्किल है कि उस वक्त का राजस्थान कैसा दिखता होगा और वहां का जीवन कैसा रहा होगा। आज के राजस्थान से बिल्कुल अलग। देखिए, पुरातत्व की एक बहुत ही दिलचस्प शाखा है पेलियो एनवायरनमेंट, जिसमें वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि हजारों साल पहले का मौसम और माहौल कैसा था। वीएन मिश्र और एसएन राजगुरु जैसे पुरातत्वविदों ने जायल और डीडवाना जैसे इलाकों में जो रिसर्च की है, उससे पता चलता है कि उस समय का राजस्थान आज जैसा सूखा और रेतीला नहीं था। यहाँ सरस्वती और दृशद्वती जैसी बड़ी नदियां बहती थीं और आज से कहीं ज्यादा हरियाली थी। अच्छा, तो इसीलिए शुरुआती इंसान इन्हीं नदी घाटियों के पास बसे होंगे। बिल्कुल। पानी और जंगल का मतलब था खाना और सुरक्षा। उस समय का इंसान पूरी तरह घुमंतू था। कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं। वो गुफाओं में, पेड़ों के नीचे या नदियों के किनारे रहते थे। उनका पूरा जीवन शिकार करने और कंदमूल फल इकट्ठा करने में बीत जाता था। ये सिर्फ जिंदा रहने की एक रोजाना लड़ाई थी। और इस लड़ाई में उनके सबसे बड़े साथी थे पत्थर के औजार। स्रोत बताते हैं कि 1870 में C.A. हैकेट नाम के अंग्रेज ने जयपुर और इंद्रगढ़ में पहली बार ऐसे औजार खोजे थे। ये तो बहुत बड़ी खोज रही होगी। हाँ, ये एक दरवाजा खोलने जैसा था। उस खोज के बाद तो जैसे एक होड़ सी लग गई। 20वीं सदी में कई भारतीय और विदेशी पुरातत्वविदों ने राजस्थान के कोने-कोने में इस युग के सबूत खोज निकाले। हमें क्वार्ट्जाइट और चर्ट जैसे मजबूत पत्थरों से बने हैंड एक्स यानी हस्तकुठार, क्लीवर और चॉपर जैसे भारी और खुरदुरे औजार मिले हैं। विराटनगर के पास तो इन औजारों का जैसे खजाना ही मिला है। और भरतपुर के दर नाम की जगह से पेबल टूल्स मिले हैं। पेबल टूल्स ये क्या होते हैं? ये शायद इंसान के बनाए सबसे पहले औजारों में से एक थे। सोचिए, किसी ने बस नदी से गोल चिकना पत्थर उठाया और उसे दूसरे पत्थर पर मारकर एक धारदार किनारा बना लिया। टेक्नोलॉजी की शुरुआत बस इतनी सी थी, लेकिन ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा कदम था। तो ये जीवन हजारों लाखों सालों तक ऐसे ही चलता रहा, प्रकृति से लड़ाई और बस किसी तरह जिंदा रहना। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कोई इंसान नहीं बल्कि खुद धरती ने खेल बदल दिया। बताइए, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज में ऐसा क्या हुआ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मध्य पाषाण काल में पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, हिमयुग खत्म हो रहा था। इस जलवायु परिवर्तन से जंगल, पेड़ पौधे और जानवरों की किस्मों में भी बदलाव आया। अब बड़े जानवरों की जगह छोटे और तेज रफ्तार वाले जानवर आ गए। और जाहिर है, इन नए जानवरों का शिकार करने के लिए वो पुराने भारी भरकम पत्थर के औजार काम नहीं आते होंगे। एकदम सही। इस जरूरत ने एक नई तकनीक को जन्म दिया। इस काल के औजार अचानक बहुत छोटे, हल्के और धारदार हो गए। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। एक मिनट, औजार छोटे क्यों हो गए? आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि बड़ा मतलब बेहतर। एक छोटा औजार ज्यादा असरदार कैसे हो सकता था? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ आकार का बदलाव नहीं था, ये सोच में एक क्रांति थी।
एक बड़ा भद्दा पत्थर हाथ में पकड़कर वार करना एक बात है, लेकिन एक छोटा सा तराशा हुआ पत्थर बनाना जो लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट होकर भाले या तीर की नोक बन सके, इसका मतलब है कि आप कॉम्पोजिट टूल्स यानी कई हिस्सों को जोड़कर औजार बनाने की कला सीख चुके हैं। ये प्लानिंग और एब्स्ट्रैक्ट सोच का सबूत है। वाह, मतलब अब इंसान सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि अलग अलग चीजों को मिलाकर हथियार बना रहा था। जैसे भरतपुर के मलाह में हड्डी से बना एक हार्पून मिला है, ये भी इसी दौर का होगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इंसान अब अपने आसपास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करना सीख रहा था। और इसी दौर में दो और बड़े बदलाव हुए। पहला, पशुपालन की शुरुआत हुई। भीलवाड़ा के बागौर और बाड़मेर के तिलवाड़ा में हमें पशुपालन के भारत में सबसे पुराने सबूत मिले हैं। और दूसरा, इसी काल में हमें शवों को दफनाने की प्रथा के भी शुरुआती निशान मिलते हैं, जो शायद किसी तरह की आस्था या परलोक की धारणा की ओर पहला कदम था। पशुपालन की शुरुआत, ये तो बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसका मतलब है कि अब इंसान को शिकार के लिए पूरी तरह भटकना नहीं पड़ेगा, और शायद यहीं से एक जगह टिककर रहने की सोच भी पैदा हुई होगी। हाँ, यहीं से उस क्रांति की नींव पड़ी जो अगले युग में आई, नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज। ये शब्द सर जॉन लुबॉक ने दिया था, और ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी दौर में इंसान ने पशुपालन के साथ साथ व्यवस्थित खेती करना सीख लिया। यानी अब इंसान फूड गैदरर से बिल्कुल फूड प्रोड्यूसर बन गया। और ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, ये इंसान को घुमंतू से निवासी बना रहा था। इसी एक बदलाव से गांव बसे, समाज बना, और शायद मेरी जमीन तुम्हारा घर यानी मिल्कियत का कॉन्सेप्ट भी पैदा हुआ होगा। बागोर और तिलवाड़ा जैसी जगहें इस नए दौर में भी अहम बनी रहीं, और अजमेर से लेकर जोधपुर तक कई नए बस्तियां बस गईं। और इन बस्तियों के साथ साथ हमें उस दौर के इंसानों की कला भी देखने को मिलती है ना? जैसे चट्टानों पर बने शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स। हाँ, खासकर अरावली और चंबल की घाटियों में, अलनिया, सोहनपुरा, दरा जैसी जगहों पर आज भी ये गुफाएं मौजूद हैं, जिनकी दीवारों पर उस दौर के लोगों ने शिकार के, नाच गाने के और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र बनाए हैं। ये हजारों साल पुरानी आर्ट गैलरी की तरह हैं, जो हमें उनकी दुनिया में झांकने का मौका देती हैं। तो अब इंसान खेती कर रहा है, गांव में बस रहा है, कला बना रहा है, वो पत्थर के युग के शिखर पर पहुंच चुका है। लेकिन फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने पत्थर को हमेशा के लिए दूसरे नंबर पर धकेल दिया। धातु की खोज। और राजस्थान में ये दौर शुरू हुआ ताम्र पाषाण काल यानी चैल्कोलिथिक एज से। ये एक मिला-जुला दौर था, जब लोग पत्थर के औजारों का इस्तेमाल तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने तांबे को पिघलाकर उससे औजार और दूसरी चीजें बनाना भी सीख लिया था। और राजस्थान तो तांबे के मामले में हमेशा से अमीर रहा है। यहाँ की खेतरी की खदानें तो आज भी मशहूर हैं। और इसी वजह से राजस्थान इस नए दौर का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। गणेश्वर और कालीबंगा जैसी जगहों पर तो पूरी की पूरी सभ्यताएं विकसित हो गईं, जो हड़प्पा जैसी बड़ी सभ्यताओं को भी तांबे के औजार भेजा करती थीं। इनके अलावा उदयपुर के पास आहड़ और गिलुंड और जयपुर से चित्तौड़गढ़ तक दर्जनों छोटी छोटी बस्तियां मिली हैं, जो दिखाती हैं कि ये तकनीक कितनी फैल चुकी थी। स्रोतों में एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। जयपुर के पास किराड़ोथ नाम की जगह से तांबे की 58 चूड़ियां मिली हैं। 58। ये कोई औजार या हथियार नहीं है, ये तो गहना है, फैशन है। क्या इसका मतलब ये है कि उस समय तक समाज इतना विकसित हो गया था कि लोग सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि सजने संवरने के लिए भी धातु का इस्तेमाल कर रहे थे? ये बहुत गहरी बात है। जब कोई समाज सिर्फ पेट भरने की चिंता से ऊपर उठकर सौंदर्य और कला के बारे में सोचने लगता है, तो ये उसकी तरक्की का सबसे बड़ा सबूत होता है। वो 58 चूड़ियां सिर्फ तांबे के टुकड़े नहीं हैं, वो इस बात का सबूत है कि वहां एक समृद्ध और स्थिर समाज था। तांबे ने शुरुआत की, लेकिन असली क्रांति तो लोहे ने की होगी। लौह काल, अ न्यू आयरन एज। निश्चित रूप से लोहा तांबे से कई ज्यादा मजबूत, सस्ता और आसानी से मिलने वाला था। लोहे के हल ने खेती को आसान बना दिया, जिससे पैदावार बढ़ी और बड़ी बड़ी आबादियां बस सकीं। और लोहे के हथियारों ने युद्ध का तरीका ही बदल दिया। इसने साम्राज्यों के बनने का रास्ता साफ कर दिया। राजस्थान में इस लौह क्रांति के बड़े केंद्र कौन कौन से थे?
स्रोत बताते हैं कि भरतपुर में नोह, जयपुर के पास जोधपुरा, झुंझुनू में सुनारी और टोंक में रेड, ये लौह युग के बड़े पावर हाउसेस थे। खास बात यह है कि जोधपुरा और सुनारी में हमें लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। ओह, मतलब ये सिर्फ लोहे का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये उसे बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी जानते थे। ये अपने समय के इंजीनियर थे। बिल्कुल, उन्हें पता था कि कच्चा लोहा यानी अयस्क कहाँ मिलेगा, उसे किस तापमान पर भट्टी में गलाया जाएगा। जब मैं इन जगहों पर जाती हूँ तो मैं कल्पना करने की कोशिश करती हूँ, रात के अंधेरे में वो भट्टी दहक रही होगी, कुछ लोग उसमें अयस्क और लकड़ी डाल रहे होंगे, और उस पिघले हुए लोहे की पहली चमक ने उन्हें कैसा महसूस कराया होगा। ये उनके लिए किसी जादू से कम नहीं रहा होगा। और टोंक के रेड के बारे में तो एक बहुत मजेदार तुलना की गई है। उसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा गया है। हाँ, क्योंकि वहां से इतनी बड़ी मात्रा में लोहे के औजार, हथियार और सिक्के मिले हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो उस जमाने का कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब रहा होगा। ये तुलना आज के समय में उसके महत्व को एकदम साफ कर देती है। इसी दौर के आसपास एक और संस्कृति का जिक्र आता है, स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति या पेंटेड ग्रेवेयर। ये क्या था? ये उस दौर की एक पहचान थी, खासकर बर्तनों की। ये लोग स्लेटी रंग के खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन पर काले रंग से तरह तरह के डिजाइन बने होते थे। ये बर्तन इतने खास हैं कि पुरातत्ववेत्ता इन्हें देखते ही पहचान जाते हैं कि ये किस दौर के हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्कृति के केंद्र भी वही पुराने स्थल थे, विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी, नोह। ये दिखाता है कि इन जगहों पर विकास रुका नहीं, बल्कि एक के बाद एक नई संस्कृतियां पनपती रहीं। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, नदियों के किनारे पत्थर पटककर धार बनाने वाले इंसान से लेकर भट्टियों में लोहा गलाने वाले समाज तक, ये वाकई एक असाधारण कहानी है जो महलों और किलों की कहानियों से कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। बिल्कुल, मुख्य बात यह है कि राजस्थान में पत्थर से धातु तक का ये सफर सिर्फ तकनीक का विकास नहीं था, ये समाज का, सोच का और इंसान के खुद के बारे में नजरिए का विकास था। घुमंतू शिकारी से किसान बनना, फिर कारीगर और व्यापारी बनना, इसी नींव पर राजस्थान के वो ऐतिहासिक साम्राज्य खड़े हुए जिन्हें हम आज जानते हैं। इसीलिए बागोर, गणेश्वर और रेड जैसे नाम राजस्थान की कहानी के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने जयपुर या उदयपुर। ये वो जगह हैं जहां उस कहानी की पहली पंक्तियां लिखी गई थीं। स्रोतों में हजारों साल पहले लोहा गलाने वाली भट्टियों का जिक्र है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन प्राचीन संस्कृतियों की कौन सी भूली बिसरी तकनीकें या ज्ञान आज भी राजस्थान की रेत के नीचे दबे हो सकते हैं, जिन्हें फिर से खोजा जाना बाकी है।